हे गाइस, वेलकम यू ऑल इन ओएसिस एजुकेशन। तो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज इस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का लास्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, दैट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, होप सो बाकी सारे के सारे जो टॉपिक्स है आपने कुछ टॉपिक अपने ऑफलाइन क्लास में मींस क्लासरूम कोचिंग में हो चुके हैं और कुछ अपन वीडियोस के माध्यम से पढ़ चुके हैं। तो आज ये अपन लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं और अपना ये चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है अपना ट्रायंगल इनइक्वालिटी और इसी का एक्सटेंशन मींस ज्योमेट्री एंड लोकस इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में ये दो स्टेटमेंट, ये बड़े स्टेटमेंट आपको दिख रहे होंगे। फिलहाल देखते बराबर आपको कुछ समझ में तो नहीं आ रहा होगा, तो अपन इस दोनों स्टेटमेंट को समझने के लिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा कंपेयर करेंगे वेक्टर ये टॉपिक से। अब वेक्टर ये टॉपिक आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कुछ दिन बाद अपन मैथ्स में भी पढ़ लेंगे। तो अपन अगर कंपेयर करते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर इस टॉपिक के साथ, तो डेफिनेटली आज का टॉपिक अपन को समझने के लिए काफी आसानी होगी। ठीक, चलिए। तो कंपैरिजन के लिए सबसे पहले अपन कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर वेक्टर तो आप सभी को पता ही है। वेक्टर का बेसिक्स देख लेते हैं और फिर इधर अपन उसी को रिलेट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। ठीक है, अब देखिए वेक्टर में मान के चलो ये एक प्लेन है, इसमें एक शेप कंसिडर करते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको। तो इसमें पॉइंट P कंसिडर करते हैं, इसकी पोजीशंस x1, y1। पॉइंट Q अगर यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ, इसकी पोजीशंस रहेंगे x2, y2। तो देखिए इन वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पॉइंट P का अगर पोजीशन वेक्टर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो किस तरह से लिखूंगा? P इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अगर मैं Q पॉइंट के लिए सेम पोजीशन वेक्टर लिखता हूं तो x2 i कैप और y2 j कैप, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए दोनों का अगर मैं एडिशन करता हूं तो P वेक्टर वेक्टर सो P बार प्लस Q बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 i कैप प्लस y1 प्लस y2 j कैप। ठीक है, अब देखिए ये वेक्टर में अपनी जो एडिशन होती है, ये i कैप की एडिशन i कैप के साथ होती है, j कैप की एडिशन j कैप के साथ होती है। इसलिए ये x1 प्लस x2 i कैप ये कॉमन आ जाएगा और y1 प्लस y2 j कैप। अब इसी को अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे कंसिडर करेंगे? यही जो दो अपन ने पॉइंट्स P एंड Q एक प्लेन में कंसिडर किया था, इसी को अपन एक आर्गेंट प्लेन में अपन कंसिडर करेंगे। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो देखिए सेम पैरेललोग्राम फिर से मैं ड्रॉ करता हूं, बट यहाँ पे P पॉइंट अभी आर्गेंट प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो Q पॉइंट है इस आर्गेंट प्लेन में Z2 इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए P मींस Z1 को अगर लिखता हूं मैं तो x1 प्लस i y1 एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i y2। अगर सेम वेक्टर की तरह अगर मैं यहाँ पे भी एडिशन करता हूं तो Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा? ये रियल के एडिशन रियल के साथ, दैट इज x1 प्लस x2 एंड इमेजिनरी की एडिशन इमेजिनरी के साथ, सो i इंटू इन ब्रैकेट y1 प्लस y2, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी ये है कि वेक्टर में i कैप का एडिशन i कैप के साथ होता है और j कैप का एडिशन j कैप के साथ होता है। ठीक इसी तरह अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें कि रियल पोर्शन का एडिशन रियल पार्ट के साथ ही होता है एंड इमेजिनरी का एडिशन इमेजिनरी के साथ ही होता है। ठीक है, अब यही अपन अप्लाई करेंगे इन केस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये टॉपिक समझने के लिए। तो अपन देखते हैं भी सिंपल उसी तरह से पैरेललोग्राम पॉइंट P जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, पॉइंट Q जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। तो ये अगर Z1 है तो इसका ये डिस्टेंस Z1 हो जाएगा और ये डिस्टेंस Z2 हो जाएगा। तो देखिए
मॉड ऑफ Z1 और इसका Z, ये डिस्टेंस मॉड ऑफ Z2। बेसिकली ये मॉडुलस क्यों लिखा गया है, बिकॉज अगर ये ओरिजिन OP, अगर ओरिजिन OP कंसीडर करता हूं तो ये एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस मींस मॉडुलस। मॉडुलस की प्रॉपर्टी अपन पढ़ चुके थे, उस मॉडुलस के प्रॉपर्टी के अंदर इसका मीनिंग है डिस्टेंस। इस मॉड ऑफ Z1 इसका मीनिंग है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक, अब देखिए इसका अगर रिजल्टेंट अगर मैं कैलकुलेट करता हूं रिजल्टेंट, तो आपको पता होगा ये पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल देखते तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, दैट इज मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। अब ये रिजल्टेंट कैसे आए देखिए, इन इसका एडिशन ठीक इसी तरह से जैसे आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, वेक्टर एडिशन में पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। यहाँ पे देखिए OP और यहाँ पे कंसीडर करता हूं मैं R, OP और यहाँ पे कंसीडर करता हूं मैं R, जो कि पॉइंट हो जाएगा अभी Z1 प्लस Z2। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा Z1 प्लस Z2, बिकॉज ये Z2 अगर है तो सिमिलर ये भी मॉड ऑफ Z2 हो जाएगा। ठीक है, तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर में जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक उसी तरह से इसमें भी मींस कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ठीक उसी तरह से आएगा। अब देखिए ये एक ट्रायंगल हो जाएगा OPR, इन ट्रायंगल OPR। अब देखिए इन अर्लियर स्टेज मींस 10th स्टैंडर्ड तक के मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी। क्या होता है, ट्रायंगल को 3 साइड है, उसमें बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि जो तीसरी साइड होती है मींस सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द थर्ड साइड, ये ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर मैं कोई भी दो साइड का अगर डिफरेंस कैलकुलेट करता हूं तो वो थर्ड साइड से छोटा आता है, और अगर एडिशन करता हूं तो वो बड़ा आता है। यही ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है। अगर ये इस तरह से फॉलो नहीं हो रहा है तो ट्रायंगल ही नहीं कहलाएगा, राइट। अब वही यहाँ पे देखिए कि ये मॉड ऑफ Z1 सिंपल वही, ये जो OPR इस ट्रायंगल में OP ये एक साइड कंसीडर कर रहा है, PR इज वन ऑफ द साइड एंड OR इज आल्सो वन ऑफ द साइड। अब मैं कंसीडर करता हूं कि ये दोनों साइड्स दैट इज मॉड ऑफ Z1 एंड मॉड ऑफ Z2। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द बेसिक रूल ऑफ ट्रायंगल दैट इज मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, जो कि ये थर्ड साइड है, ये ऑलवेज लेस देन रहना चाहिए किससे, ये दोनों साइड के एडिशन से, दैट इज मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ठीक है, नेक्स्ट अगर इन दोनों ये दोनों साइड्स का अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट करता हूं तो वो हमेशा ग्रेटर देन रहना, डिफरेंस अगर देखता हूं तो ये इससे ये ग्रेटर देन रहेगा, दैट इज मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ये ग्रेटर हो जाएगा कब, अगर मैं इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करता हूं। लेकिन अब देखिए ये सब्सट्रैक्शन करते टाइम मुझे ये नहीं पता कि ये मॉड ऑफ Z1 बड़ा है या फिर मॉड ऑफ Z2 बड़ा है, इसलिए बेटर है सब्सट्रैक्शन कर रहा हूं तो इसके लिए मैं मॉड दे रहा हूं, ताकि जो कुछ भी छोटा या बड़ा रहे वो सब्सट्रैक्शन ठीक तरह से हो जाए और मॉडुलस के अंडर है। ठीक है, तो अब देखिए इसी को कंबाइन करते हुए आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी नंबर 1 है। देखिए मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या हो रहा है, लेस देन इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, एंड नेक्स्ट ये किससे ग्रेटर है, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, मींस जब मैं दोनों साइड्स के एडिशन करता हूं तो डेफिनेटली वो थर्ड साइड से लेस देन है, और जब मैं दोनों साइड्स का सब्सट्रैक्शन करता हूं, जब वो मैंने उल्टा बोला है, जब दोनों साइड्स की एडिशन करता हूं तो डेफिनेटली वो ये जो थर्ड साइड है उससे वो ग्रेटर आ रहा है, और जब दोनों साइड का मैं सब्सट्रैक्शन कर रहा हूं तो वो सब्सट्रैक्शन डेफिनेटली वो थर्ड साइड से लेस देन आ रहा है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो जाएगी। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 2, अब वो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये जो है, प्रॉपर्टी नंबर 1 ये एडिशन के लिए है, प्रॉपर्टी नंबर 2 सब्सट्रैक्शन अगर करता हूं तो देखिए पैरेललोग्राम में अगर एक डायगोनल दोनों साइड्स की एडिशन अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो डेफिनेटली दूसरा डायगोनल ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दोनों इसका सब्सट्रैक्शन। ठीक है,
तो देखिए ये डायगोनल मैं एडिशन वाला कंसिडर कर चुका हूं, तो डेफिनेटली दूसरा डायगोनल आ जाएगा कि Z1 Q Z2 ओरिजिन, यहाँ पे R कंसिडर करता हूं। अब देखिए ये वाला डायगोनल था, अभी अपन ये वाला डायगोनल करेंगे, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ Z1, ये हो जाएगा मॉड ऑफ Z2। फिर से वही वही टेक्निक अपनाएंगे अपन, दोनों ये ट्रायंगल देखिए अभी ओ क्यू पी, इन ट्रायंगल ओ क्यू पी दोनों साइड्स की अगर मैं एडिशन करता हूं, देखिए दोनों साइड्स Z1 और Z2, तो मॉड ऑफ Z1 Z2 ये हमेशा थर्ड साइड से, थर्ड साइड इन दोनों से, दोनों के एडिशन से लेस देन होना चाहिए, दैट इज मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। अगर मैं इन दोनों साइड्स का सब्सट्रैक्शन करता हूं, तो डेफिनेटली ये वाली साइड अभी ग्रेटर हो जाएगी उनसे, तो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, इसका कंप्लीट मॉड रहेगा, इसका कंप्लीट ये मॉड रहेगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे, अब अपन बात कर रहे हैं हमेशा, मिस हेडिंग ही दिया मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी, और मैं यहाँ पे इक्वालिटी ये सिंबल ड्रॉ कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये सिंबल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, अब इनइक्वालिटी तो ये समझ में आ गया कि दोनों का एडिशन करता हूं, दोनों साइड्स का एडिशन करता हूं, तो थर्ड साइड से ये कभी भी ग्रेटर रहेगा। अगर दोनों साइड्स का अगर मैं सब्सट्रैक्शन करता हूं, तो वो थर्ड साइड के से छोटा रहेगा, ठीक है। लेकिन ये इक्वल टू रहेगा, ये कभी कहीं पे भी मैंने बोला नहीं है। तो ये इक्वालिटी कब आएगी, जब ये पॉइंट्स Z1 Z2 एज वेल एज ओरिजिन ये अगर कोलिनियर है, तो डेफिनेटली ये इक्वालिटी होल्ड रहेगी, मींस इक्वालिटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट डालेंगे, नोट पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट इज सॉरी, इस तरह से लिखेंगे अपन, दिस इक्वालिटी, दिस दिस इक्वालिटी, दिस इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन, जब मॉड ऑफ Z1, मॉड ऑफ Z1, मॉड ऑफ Z2 एंड ओरिजिन आर कोलिनियर। अगर वो ये तीनों अगर कोलिनियर है, तो डेफिनेटली अपन बोलेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी के साथ जो इक्वालिटी आ रही वो सही में ट्रू रहेगी। अदरवाइज अगर वो कोलिनियर नहीं रहते, तो डेफिनेटली वो ग्रेटर देन या फिर लेस देन इसी तरह से रहेगा। क्लियर? बट अपनी जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी में लेस देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू मींस दिस साइड दोनों के एडिशन से लेस देन है और दोनों की सब्सट्रैक्शन से ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, ठीक है। इसलिए अपने को ये पढ़ना पड़ेगा कि ये इक्वालिटी कब होल्ड रहेगी, इस इक्वालिटी कब ट्रू रहेगी, जब ये मॉड ऑफ Z1, मॉड ऑफ Z2 एंड ओरिजिन ये अगर कोलिनियर होते, तो डेफिनेटली इसको अपन सही बोलेंगे। ओके, ये हो गया ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। अब इसी पोर्शन के बेसिस पे अपन कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब अगर आपने दोनों प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया होगा, तो देखिए यहाँ पे प्लस रहे या फिर माइनस, उसके लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन एज वेल एज उसका राइट हैंड साइड पोर्शन ये सेम ही आता है, तो याद करने के लिए आसानी हो जाएगी, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ Z1 एंड Z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स such that mod of Z1 plus Z2 is equal to mod of Z1 plus mod of Z2, then argument of Z1 minus argument of Z2 is equal to। अब देखिए ये क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको इज इक्वल टू ये साइन दिया है, इज इक्वल टू ये साइन दिया है। अब इज इक्वल टू मींस इक्वालिटी ये कब आएगी, जब मॉड ऑफ Z1, मॉड ऑफ Z2 एंड ओरिजिन ये अगर कोलिनियर होते तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होता है। यही जस्ट अपन ने अभी नोट पॉइंट लिखा है
बस उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, if z1 z2 are the two non-zero complex numbers such that mod of z1 z2 means given data क्या है, mod of z1 plus z2 is equal to mod of z1 plus mod of z2, then argument of z1 minus argument of z2 is equal to। तो देखिए ये इक्वल टू है, इसी का मतलब क्या है, मैं आर्गन प्लेन में आपको बताता हूं, जीरो। आर्गन प्लेन में हमेशा एक्स एक्सिस ये रियल एक्सिस और वाई एक्सिस ये इमेजिनरी एक्सिस, हर किसी को पता है। तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू है, मींस ये जो है, ये अगर मैं यहाँ पे पॉइंट z1 कंसिडर करता हूं तो पॉइंट z2 यहाँ पे रहेगा, ये ओरिजिन, ये कोलिनियर है, ठीक है, ये है कोलिनियर। अब कोलिनियर है तो देखिए इसका रियल के साथ अगर मैं एंगल कंसिडर करता हूं थीटा है, तो डेफिनेटली इसका भी एंगल रियल के साथ थीटा कहलाएगा, बिकॉज ये दोनों कोलिनियर है। तो रियल एक्सिस ये अगर कंसिडर करता हूं तो ये भी उसी को पैरेलल है, मींस एंगल तो सेम होना है। अगर इसका थीटा मान के चल रहा हूं तो इसका भी एंगल थीटा रहेगा, मींस z1 का एंगल थीटा है तो z2 का भी एंगल थीटा। z1 का एंगल अगर मैं फाई कंसिडर करता हूं तो डेफिनेटली z2 का भी एंगल फाई कंसिडर करना होगा, बिकॉज ये दोनों सेम ही होना है, ये दोनों सेम ही होना है। अब दोनों एंगल अगर सेम है और आपको पूछा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, जब दोनों एंगल सेम है और दोनों का डिफरेंस अगर पूछा है तो डेफिनेटली आंसर अपना 0 आएगा। तो इसीलिए अपन यहां पे लिखेंगे देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू 0, ये अपना आंसर हो जाएगा। स्ट्रीमिंग बंद हो गई, नहीं चल रहा है, चल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, होप सो आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट वगैरह या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, z1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4i एंड मॉड ऑफ z2 इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 प्लस z2। अब सिंपल, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 बोला है तो उसकी प्रॉपर्टी आपको पता है, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 ये लेस देन इज इक्वल टू किससे होता है, दोनों का इंडिविजुअल सम मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, और ग्रेटर देन किससे होता है, दोनों का सब्सट्रैक्शन से, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। ठीक है, ये वाला जो मॉड है ये क्यों दिया है अपन ने प्रॉपर्टी में, बिकॉज आपको पता नहीं है कि z1 या फिर z2 कौन सा पोर्शन अगर ग्रेटर है या फिर कौन सा छोटा है, ये आपको पता नहीं है, इसलिए अपन ने मॉड दिया हुआ। चलिए तो अभी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली z1 क्या बोल रहा है, z1 है 3 माइनस 4i। तो अगर मैं मॉड ऑफ z1 कैलकुलेट करता हूं यहां से, तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर सेम आ जाएगा, इस यहाँ पे माइनस 4 स्क्वायर होगा, बेसिकली माइनस 4 स्क्वायर, बट वो सेम ही आना है, दैट इज 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो 25 और अंडर रूट ऑफ 25 5। मींस अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं मॉड ऑफ z1 की वैल्यू आपको 5 मिल रही है और मॉड ऑफ z2 7 दिया हुआ है। अब दोनों वैल्यूज अगर पता है तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको। चलिए यहाँ पे अपन पुट अप करते हैं, मॉड ऑफ z1 है 5, मॉड ऑफ z2 गिवन है आपको क्वेश्चन में 7, लेस देन इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 कितना 5, मॉड ऑफ z2 7। तो देखिए 5 माइनस 7 माइनस 2, मॉड में 2 आ जाएगा, लेस देन मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन 7 5 12। क्वेश्चन क्या पूछा है, ये इसकी रेंज हो गई, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मिस यहाँ पे जो अपन ने सॉल्व किया है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ओके चलो, होप सो आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉपर्टी सिंपल, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, इस टाइप से है, सिर्फ प्रॉपर्टी ध्यान में होना चाहिए। इफ इन केस प्रॉपर्टी अगर ध्यान में नहीं रहेगी, उसको अपन अच्छी तरह से नहीं पढ़ते, तो डेफिनेटली इतना सिंपल सा सवाल अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके
चलिए होप सो आप सभी याद करेंगे ये प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, z1 इज इक्वल टू 3+4i और मॉड ऑफ z2 फिर से 7 दिया हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 माइनस 2z2। ये जस्ट लाइक ए सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस, सिंपल, थोड़ा सा यहाँ पे 2 डाल के ट्विस्ट किया है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपन। अब सिंपल जो पूछा है, क्या पूछा है, मॉड ऑफ z1 माइनस 2z2। अब देखिए अगर ये 2 नहीं रहता तो प्रॉपर्टी एज इट इज अपन लिखे रहते। अगर ये 2z2 है, अब 2z2 है तो 2z2 को आप एज ए x करके ही कंसीडर कीजिए। एक टर्म x भी अपन कंसीडर नहीं करते, कोई भी एक ही टर्म आप कंसीडर कीजिए। इस ये एक ही टर्म है, 2z2 एक ही टर्म है, इस तरह से आप कंसीडर कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली अपन किस तरह से लिखेंगे, ये किससे छोटा रहेगा, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ 2z2। किससे बड़ा रहेगा, तो मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ 2z2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में z1 3+4 आए तो डेफिनेटली 3+4 आए तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 मींस इसका आंसर 5 आने वाला है। तो z1 की वैल्यू 5 आ रही है, z2 की वैल्यू 7 है, यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मॉड ऑफ 2z2 है, तो 2 तो ये कांस्टेंट है, ये मॉड के बाहर ला लेंगे। एक स्टेप बढ़ा देते अपन, मॉड ऑफ z1 माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ z2 लेस देन इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस 2z2 एज इट इज, ये तो पूछा है आपको। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z1 प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ z2। मॉड ऑफ z1 कितना है 5 माइनस 2 टाइम्स z2 7 दिया हुआ है, लेस देन इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस 2 टाइम्स z2 लेस देन इज इक्वल टू 5 प्लस 2 टाइम्स 7। 7 टू सा 14 और 14 माइनस 5 9 होता है, तो -9 आ जाएगा। -9 मॉड के अंदर है तो मॉड के बाहर 9 लेस देन इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस 2z2 लेस देन इज इक्वल टू 7 टू सा 14 14 प्लस 5 19। तो 9 से लेकर 19 ये इसकी रेंज हो जाएगी, जिसमें 9 ये मिनिमम वैल्यू और 19 ये मैक्सिमम वैल्यू। अब ये तो 9 से 19 रेंज हो गई। कभी कभी क्वेश्चन में आपको फाइंड द मिनिमम वैल्यू इस तरह से पूछा गया, तो सिंपली मिनिमम वैल्यू मींस 9 ही आपको ऑप्शन में जो रहेगा वो टिक करना है। 19 ये भी रहेगा और साथ ही में बोथ ए एंड बी इस तरह से भी ऑप्शन हो सकता है। तो सिंपल मिनिमम वैल्यू 9, काफी इजी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ z1 माइनस 2 अपॉन z इज इक्वल टू 1 इफ रेंज ऑफ मॉड ऑफ z इज a कॉमा b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। अगर मॉड मॉड z की रेंज यहाँ पे दिया हुआ है a और b है, तो डेफिनेटली a प्लस b इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो किस तरह से करेंगे, अभी जो दिया है उसी से अपन शुरू करते हैं। दिया क्या है, मॉड ऑफ z माइनस 2 बाय z। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें अपने 2 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाइड में था, मींस 2 टाइम्स ऑफ z2 था। अब यहाँ पे डिवीजन में जैसा है वैसा ही अपन प्रॉपर्टीज में अप्लाई करेंगे। मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ 2 अपॉन z इस साइड आ जाएगा, मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ 2 अपॉन z। ठीक है, अब देखिए इसकी जो वैल्यू है ये 1 होती है, ये दिया हुआ है, पुट अप कर लेते हैं अपन। मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ 2 बाय z मॉड लेस देन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 गिवन है, प्लस मॉड ऑफ z प्लस 2 मॉड ऑफ z। अब देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ z लिखना पड़ रहा है और ये लेस देन 1 लेस देन मींस दो इनइक्वालिटीज को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और दो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हुए मॉड भी रहेगा। तो सिंपल
मॉड ऑफ z को अपन कोई एक दूसरा वेरिएबल मान के चलते, फिर अपन ये मॉड से इजी लगेगा, वो एक्सप्रेशन इजी लगेगा, उसको अपन सॉल्व करेंगे, जो भी वेरिएबल मानेंगे फिर से मॉड z पुटअप कर देंगे। ठीक है, देखो मान के चलते कि मॉड z ये r है, क्या हो जाएगा, r माइनस 2 टाइम्स 2 अपॉन r मॉड में लेस देन इज इक्वल टू 1 लेस देन इज इक्वल टू r प्लस 2 अपॉन r, इस तरह से हो जाएगा। अपन ने कंसीडर किया है मॉड z इज इक्वल टू r। अब देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ r माइनस 2 बाय r लेस देन इज इक्वल टू 1, तो ये एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है अभी आपको, और ये जो 1 लेस देन ये दूसरा इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले अपन इसको कंसीडर करते हैं फर्स्ट, तो मॉड ऑफ r माइनस अपॉन r लेस देन इज इक्वल टू 1। अब ये मॉड में होने के कारण इसके दो वैल्यूज आएगी, फिर से इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे, एक बार +1 दूसरी बार -1। मिस अपन बोलेंगे कि r माइनस 2 बाय r इसकी रेंज हो जाएगी -1 से लेकर 1, -1 से लेकर 1। तो डायरेक्टली मैं लिख लेता हूं -1 लेस देन इज इक्वल टू r माइनस 2 बाय r लेस देन इज इक्वल टू 1। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अपन ये लिख चुके हैं। अब देखिए ये सॉल्व करता हूं मैं सिर्फ, तो -1 लेस देन इज इक्वल टू r माइनस 2 बाय r, -1 लेस देन इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 2 अपॉन r, ये r इस साइड चला जाएगा, तो -r लेस देन इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा। ये अगर मैं इस साइड लाता हूं, सॉरी ये r स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये इस साइड लेकर जाना बेटर रहेगा, तो r स्क्वायर माइनस का प्लस r हो जाएगा, बिकॉज ये इस साइड टर्न शिफ्ट करने के बाद प्लस हो जाएगा, -2 ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो r स्क्वायर प्लस r माइनस 2 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे r प्लस 2 r माइनस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अगर इसका मैं डोमेन कैलकुलेट करता हूं, देखिए ये -2 ये 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस r बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर -2, ये इज इक्वल टू है, तो फिर से ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट आएगा, यूनियन 1 के लिए भी वही ब्रैकेट इंक्लूडिंग है, 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा r का डोमेन। नेक्स्ट, ये अपन ने वन साइड ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व की, अभी ये वाली देखते हैं अपन, क्या हो जाएगा, r माइनस 2r r माइनस 2 अपॉन r लेस देन इज इक्वल टू 1। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन r स्क्वायर माइनस 2 लेस देन इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस r माइनस 2 लेस देन इज इक्वल टू 0, तो r माइनस 2 r प्लस 1 लेस देन इज इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली यहाँ पे -1 2 लेस देन इज इक्वल टू मतलब r बिलोंग टू क्या आ जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू मतलब ये वाला पोर्शन इज इक्वल टू है मींस -1 से लेकर 2। ठीक है, ये आ जाएगा r बिलोंग टू। नेक्स्ट, अभी है तो ये एक ही इनइक्वालिटी, है तो ये एक ही इनइक्वालिटी, इसी को अपन मर्ज कर देते, अभी सॉल्व किया था अलग अलग लेकिन अभी मर्ज करेंगे। देखिए कहां से है, सबसे पहले -2, बाद में यहाँ पे -1 भी है, फिर यहाँ पे है 1, यहाँ पे कहां से कहां तक, -2 -2 से इधर, और यहाँ पे 1 से इधर। ये क्या बोल रहा है, -1 से लेकर 2 तक के, तो -1 से लेकर 2, तो डेफिनेटली इतना पोर्शन ही कॉमन आ रहा है, इतना पोर्शन कॉमन आ रहा है, जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है वही कॉमन है
दोनों इसका डोमेन। तो डेफिनेटली अपन यही बोलेंगे R बिलोंग्स टू 1, 2। ठीक है, ये हो गया अपना। ये जूम आउट करके दिखता। एक्चुअली आपको ये दो इनइक्वालिटी सॉल्व करना था, उसमें से ये इक्वालिटी अपन सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके भी दो पार्ट्स आ गए थे, इसलिए दो पार्ट्स में इसको सॉल्व किए और कंबाइनली एक आपको मिल चुका है। ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा। तो पार्ट 1 इसको मैंने बोला था, तो उसको पार्ट 2 बोलना पड़ेगा। क्या है, 1 लेस देन इज इक्वल, पार्ट 2 1 लेस देन इज इक्वल टू r प्लस 2/r, शायद यही है। हाँ, अब देखिए सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आर स्क्वायर प्लस 2, ये आर इस साइड आ जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 2 लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करता हूं, मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर है इसमें 1 माइनस 4 1 और 2, तो डेफिनेटली 1 माइनस 8 आंसर -7 मीन्स अपन बोलेंगे कि d लेस देन 0 है। अगर d लेस देन 0 है मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब भी लेस देन 0 होती है तो उसके रूट्स हमेशा इमेजिनरी आते हैं। अब डोमेन में अगर इमेजिनरी आते हैं तो डेफिनेटली इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज अपन कंसीडर करेंगे, तो ये तो कंसीडर ही नहीं करना पड़ेगा। मीन्स r का आपको दो ही वैल्यूज मिल चुके हैं, r बिलोंग्स टू a कॉमा, सॉरी अब देखिए यहाँ पे r बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1, 2, यही फाइंड आउट किया है अभी तक के अपने। मीन्स फाइनली सभी दो टाइप की इनइक्वालिटीज कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद आपको डोमेन मिल रहा है r बिलोंग्स टू 1, 2। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, होप सो अभी आपको दिखेगा। इसके रेंज अगर मॉड ऑफ जेड मींस आर में, आर को ही तो अपन ने मॉड ऑफ जेड बोला है, तो सिंपल आर की वैल्यू कैलकुलेट किया है, इसी का मतलब मॉड ऑफ जेड की वैल्यू वही हो जाएगी। मॉड ऑफ जेड इज a कॉमा बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। अब जाहिर सी बात है a कॉमा बी आ रहा है, अपना आंसर भी 1, 2 आ रहा है, तो a 1 और b 2 हो जाएगा, तो a प्लस बी आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, आंसर इसका 3 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है मैंने r बिलोंग्स टू 1, 2, r ही मतलब मॉड ऑफ z है, बिलोंग्स टू 1, 2 मतलब यही a कॉमा b हो जाएगा, देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू 1 प्लस 2, आंसर अपना फाइनली 3 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा सा बड़ा है बट इजी है। ठीक है, लिखते हाँ, वीडियो देखते देखते आप पॉज करके डेफिनेटली लिख रहे होंगे, यही मैं आशा करता हूँ। पीडीएफ वैसे भी आपको डेली मिल ही रहा है, बट वीडियो देखते देखते आप लिखिए तो और समझ में आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक अभी अपन पढ़ेंगे ज्योमेट्री एंड लोकस इन कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। उसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूले में अगर डिस्टेंस ओरिजिन से कैलकुलेट करते हैं, इफ इट इज फ्रॉम ओरिजिन मीन्स देखिए अगर पॉइंट P कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z इंडिकेट कर रहा है और OPA अगर मैं डिस्टेंस देख रहा हूँ, OPA अगर मैं डिस्टेंस देख रहा हूँ, तो देखिए OP इज इक्वल टू अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में Z बोलेंगे। अगर मैं इसका मॉडुलस लेता हूँ तो ये मॉड ऑफ Z हो जाएगा, और मॉड ऑफ Z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, मीन्स अगर वो डिस्टेंस अगर ओरिजिन से है तो अपन डायरेक्टली बोलेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
बट मान के चलो कि इस आर्गन प्लेन में दो दो पॉइंट्स है, मान के चलो इस आर्गन प्लेन में अभी दो पॉइंट्स है, जैसे पॉइंट P, तो यहाँ कहीं मैं पॉइंट Q लेता हूँ, यहाँ पे Z1, यहाँ पे Z2, तो इसके पोजीशन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ चल जाएगा। देखिए पॉइंट P पॉइंट Q, इसका अगर ओरिजिन से अगर डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करते अपन, तो देखिए OP, इसमें OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कंपैरिजन कीजिए तो डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं मॉड लेता हूं, मॉड ऑफ OP, क्योंकि मॉड ही लेना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस, अपन डिस्टेंस लिख रहे हैं। मॉड ऑफ OP प्लस मॉड ऑफ PQ इज इक्वल टू मॉड ऑफ OQ। OP देखिए, OP क्या है Z1, मॉड ऑफ Z1, PQ का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मॉड ऑफ PQ इज इक्वल टू OQ, OQ मतलब मॉड ऑफ Z2। ये पहले से अपन मॉड नहीं लेते, कंफ्यूजन होगा आपको, बेटर है OQ। डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के, मींस P एज ए वन कॉम्प्लेक्स नंबर, पॉइंट Q ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो वो PQ रहेगा, और PQ इस फॉर्मूले के तहत क्या हो जाएगा OQ माइनस OP। अब OQ क्या है, OQ ये है Z2 मींस ये इसका डिस्टेंस, ओरिजिन से ये डिस्टेंस हो गया, P मतलब Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हो गया, तो OP OQ इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस मॉड ऑफ Z1, ये हो जाएगा PQ। इस अपन बोलेंगे कि डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस किस तरह से अपन कंसीडर करेंगे, किस तरह से डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, दैट इज Z2 माइनस Z1 मॉड में, ये मॉड में अगर लेता हूं तो डेफिनेटली यहाँ पे भी मॉड में लेना, तो डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस मॉड ऑफ Z1। ठीक है, तो ये देखिए इसमें दो कैटेगरीज, अगर वो डिस्टेंस ओरिजिन से रहे तो सिंपल वही जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी का मैग्नीट्यूड लेंगे, अगर वो आर्गन प्लेन में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का अगर डिस्टेंस आपको पूछा गया है तो डेफिनेटली इस फॉर्मूले के साथ अपन कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अब फिर से आर्गन प्लेन में मैं एक सर्कल कंसीडर करता हूं जिसका सेंटर ओरिजिन है, जिसका सेंटर ये अगर ओरिजिन है, देखिए इसकी ये रेडियस हो जाएगी, तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट P कंसीडर करता हूं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मॉड ऑफ OP, मॉड ऑफ OP मींस इसका डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दैट इज रेडियस, दैट इज मॉड ऑफ OP इज इक्वल टू रेडियस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ OP इज इक्वल टू रेडियस। अब मॉड ऑफ OP इसी का मतलब ये तो Z है, मींस मॉड ऑफ Z, बार नहीं Z, वेक्टर में अपन लिखते हैं वो बार, रिप्रेजेंटेशन में तो मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू R। ठीक है, अगर उसका मिस सर्कल, उसका सेंटर अगर ओरिजिन है तो उसका रेडियस मिस उसका मॉड्यूलस, ये ध्यान में रखिए। मान के चलिए सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन अगर अपन कंसीडर करते हैं कि उसका सेंटर ये ओरिजिन ना होती है, आर्गन प्लेन में एक कोई तो भी पॉइंट है, आर्गन प्लेन में ये कोई तो भी एक पॉइंट है, ऐसा अगर अपन कंसीडर करते हैं, दैट इज कोई तो भी एक पॉइंट C कंसीडर करता हूं मैं जिसका ओरिजिन ये सॉरी C, दैट इज Z1, इसका ये हो जाएगा पॉइंट P, और ये Z2। ठीक है, Z2 P ऑफ Z। तो अब देखिए मॉड ऑफ CP, अगर मॉड ऑफ CP कैलकुलेट करता हूं तो ये हो जाएगा उसका रेडियस, उसका रेडियस, और वही रेडियस अपन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, CP को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सिंपल Z, अगर ये Z को नहीं,
Z2 को नहीं, फॉर्मूला फिर प्रॉब्लम्स में दिक्कत जाएगी, इसको Z ही कंसिडर करते हैं। तो ये Z माइनस Z1 इज इक्वल टू R। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो सेंटर इज Z1 एंड रेडियस इज R। तो ध्यान में रखिए, सर्कल के दो इक्वेशन अपन ध्यान में रखेंगे। पहला इक्वेशन, ऐसा सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर अगर ओरिजिन है तो ये इक्वेशन रहेगा। दूसरा, ऐसा सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर ये अगर Z1 है, ओरिजिन ना होती है, कोई भी एक पॉइंट जिसको अपन Z1 कंसिडर कर रहे हैं वो अगर है, तो ये इक्वेशन अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू R, इज इक्वल टू R। तो ये हो गया अपना इक्वेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट क्या है? हाँ, नेक्स्ट तो क्वेश्चन मींस ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है रिगार्डिंग ज्योमेट्री एंड लोकस, ये कवर कर चुके हैं। तो देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2 satisfying mod of Z2 is equal to 12 and mod of Z2 minus 3 minus 4i is equal to 5. The minimum value of Z1 minus Z2. The minimum value of Z1 minus Z2. तो जस्ट अभी अपन ने देखा है mod of Z2 is equal to 12। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is origin। वही अपन ड्रॉ कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर इज ओरिजिन, तो ये हो जाएगा इसकी रेडियस है 12। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए मॉड ऑफ Z2 माइनस 3 माइनस 4i इज इक्वल टू 5। तो इसी को अपन कैलकुलेट कर सॉल्व करते हैं आगे। माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 3 प्लस 4i इज इक्वल टू 5। ये 3 प्लस 4i क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इज द सेंटर। ये जो कुछ भी सर्कल का इक्वेशन है उसका सेंटर ये 3,4 इस पॉइंट पे रहेगा और इसका रेडियस ये 5 है। देखिए इसी के अंदर अपन 3,4, 3 ये रियल और 4 ये इमेजिनरी। तो इसका सर्कल अगर मैं ड्रॉ करता हूं कहीं कुछ इस तरह से आएगा। ये पॉइंट 3,4 कंसिडर करते हैं, तो ये हो जाएगा इसकी रेडियस 5, बिकॉज यहाँ पे क्या है 5। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 मींस ये पहला वाला आपको क्या दिया है? Z2, ये है बड़ा वाला सर्कल Z2 और ये Z1। ठीक है, Z1 ये इसका सर्कल मींस छोटा वाला सर्कल क्या इंडिकेट कर रहा है? लोकस ऑफ Z1। बिग सर्कल रिप्रेजेंट्स लोकस ऑफ Z2। अब इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया है। अब कहीं से भी इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व कीजिए, कहीं से भी मिनिमम डिस्टेंस तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मिनिमम डिस्टेंस ये वाला दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहां से ये कितना है? 12। ओरिजिन से बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? 12। यहां से यहां तक की अगर मैं देखता हूं, यहां से यहां तक की अगर देखता हूं तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस 5 है। मैं यहां तक के देख रहा हूं मतलब उसका डायगोनल हो गया, तो डेफिनेटली उसके डायगोनल की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस आपको पूछा है, इन दोनों के बीच में मींस बिग सर्कल एंड स्मॉल सर्कल। बिग सर्कल का रेडियस है 12, इसका अगर ये कंप्लीट डिस्टेंस देखता हूं ओरिजिन से तो ये 10 हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस ये 2 है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। तो डेफिनेटली मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना हो जाएगा? मिनिमम डिस्टेंस 2 हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying mod of Z minus 3 minus 2i less than is equal to 2, then the minimum value of, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछा है। सबसे पहले जो दिया है वही कंसिडर करते हैं। दिया क्या है? mod of Z minus 3 minus 2i less than is equal to 2।
लेस देन इज इक्वल टू, अब देखिए सबसे पहले तो अपन ये लेस देन है करके अपन कंसीडर ही नहीं करेंगे, ये मान के चलेंगे z माइनस z1 इस तरह से होता है इज इक्वल टू 2। यह हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, यह हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर z1 रहेगा और रेडियस क्या रहेगी, रेडियस कितनी रहेगी 2 रहेगी, जिसकी रेडियस 2 रहेगी। अब देखिए z1 क्या है 3,2, लिख ही लेते हैं अपन, z माइनस कॉमन लेता हूं तो 3 प्लस 2i इज इक्वल टू 2। तो इसका लोकस अगर मैं ड्रॉ करता हूं, देखिए 3 प्लस 2i, 3 प्लस 2i मतलब 3 ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट 2 है तो डेफिनेटली वो इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, यहां कहीं आएगा। उसकी रेडियस भी 2 है, उसकी रेडियस 3, रेडियस 2 है, मान के चलो ये 3,2 वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो z है, ये जो z है लेस देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, इसी का मतलब इसका लोकस इसके अंदर, मींस यहां कहीं पे भी आप z कंसीडर कर सकते, यहां कहीं पे भी आप z कंसीडर कर सकते, ये इसका लोकस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या पूछा है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी पूछी है, दैट इज मिनिमम वैल्यू मॉड ऑफ 2z माइनस 6 प्लस 5i, इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन लिख लेते हैं, इसको अपन सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते टाइम यहाँ पे z का कोएफिशिएंट देखिए, तो z का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, जो कि जो जनरलाइज फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशंस है उसमें z का कोएफिशिएंट ये हमेशा 1 होना चाहिए, ये हमेशा 1 होना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 2 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2z माइनस 6/2 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा 5/2 i, यहाँ पे आएगा 5/2 i। अब देखिए यहाँ पे ये जो है वैल्यू, ये जो है वैल्यू 3, तो इसका सेंटर 3,2, इसमें 3 एज इट इज 5/2 है, 5/2 यस, ये तो अपन मुझे माइनस यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा तब जाके तो ये होगा 2 मॉड ऑफ z माइनस 3 सॉरी माइनस 5/2 i मॉड। अब देखिए 3 माइनस 5/2 i, तो ये कहां पे आएगा इसका सेंटर, 3 माइनस 5, 3 तो ये एज इट इज यहाँ पे है, 3 एज इट इज यहाँ पे, माइनस 5/2 मतलब नीचे कहीं तो भी आएगा, नीचे कहीं तो भी यहाँ पे 5/2 आएगा, 5/2 आए बिकॉज ये माइनस में है, प्लस रहता तो ऊपर, मींस इसकी अभी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसका सेंटर नीचे 5/2 है, 5/2 इसका मींस नीचे कहीं तो भी अपने को 5/2 इस डिस्टेंस पे जाना है, तो z का मिनिमम डिस्टेंस पूछा है इससे, इससे z का मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, तो जाहिर सी बात है कैलकुलेट अपन कहां से करेंगे, यहाँ मिनिमम डिस्टेंस है तो यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां से, तो इसका मिनिमम डिस्टेंस यहां तक की कितना हो जाएगा 5/2, है कितना यहाँ पे 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 आंसर 5 आएगा, मींस ये इसका मिनिमम डिस्टेंस कहलाएगा, ये इसका मिनिमम डिस्टेंस कहलाएगा। ओके, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, इफ mod of z minus I upon z plus I is equal to 1, then the locus of z is, then the locus of z is, तो ये क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, सिंपल, मॉड ऑफ z की वैल्यू x प्लस आई वाई माइनस आई अपॉन x प्लस आई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो अपन सॉल्व करते जाएंगे, बड़ा ही हो गया। x इमेजिनरी पोर्शन अपन एज इट इज कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1 x प्लस आई y प्लस 1 मॉड ऑफ इज इक्वल टू 1, ये मॉडुलस है मींस इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड x स्क्वायर प्लस
y माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड आएगा एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो बेटर है स्क्वायर रूट को अपन हटा देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पोर्शन वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर, इसका एक्सपांशन वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू, इस साइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन, एक्स स्क्वायर कैंसल, वाई स्क्वायर कैंसल, प्लस वन कैंसल, ये माइनस टू वाई इज इक्वल टू प्लस टू वाई, तो ये हो जाएगा टू वाई उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस टू वाई फोर वाई इज इक्वल टू जीरो। मीन्स अपन इसी को बोल सकते हैं y इज इक्वल टू जीरो, एंड y इज इक्वल टू अगर जीरो है तो उसका लोकस कहाँ पे आएगा? y इज इक्वल टू जीरो मीन्स y एक्सिस पे कुछ है नहीं, डेफिनेटली उसका लोकस x एक्सिस आएगा। Therefore, its locus is x axis। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। शायद ये अपनी लास्ट स्लाइड, हाँ, तो इसी के साथ अपन ये बोल सकते कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। और जितने भी क्वेश्चंस आपको अभी इधर उधर सोर्स से मिलते हैं, डेली तो अपन 20 क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे, बट अगर ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की इच्छा होगी तो डेफिनेटली आप कोई भी बुक उठाइए और कोई भी टॉपिक के अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। होप सो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर समझ में आया होगा। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने आपको एक समरी लिखने के लिए बोला था, शायद 3 पेज में लिखने के लिए बोला था, तो इस चैप्टर की, इस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर की समरी आप 2 पेज में कवर करेंगे अभी। ठीक है, हो सकता है कि कवर करने के लिए आपको 2-3 दिन टाइम लगे, बट अभी आपका जो शेड्यूल चल रहा है उसमें 1.5 घंटा अगर आप मैथ्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आने वाले 2 दिन में आप कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर की समरी बना सकते हो, और 2 दिन बाद अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे हर कोई पेस्ट करेगा समरी बना के, और वो समरी पीडीएफ फॉर्म में पेस्ट करेगा, मींस वहां पे फॉरवर्ड करेगा। ओके, तो होप सो तभी ये वर्क आप सिंसियरली करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का लेक्चर अपन यही खत्म करते हैं और कल से अपन नया चैप्टर स्टार्ट। ओके, थैंक यू क्लास।